हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने नीट 2026 के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करके थी, एनसीईआरटी सीरीज़। उसमें हम देख रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। वो चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें हम समरी देखेंगे और जो एनसीईआरटी में समरी के बाद में जो एक्सरसाइज होती है जिसमें क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में हम नीट के PYQ भी देखेंगे। मैंने आपको बोला था कि आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कर लो, 2-3 बार एनसीईआरटी से इसकी रीडिंग ले लो और कंसेप्ट वगैरह सारे क्लियर कर लो। फिर हम उसके PYQ देखेंगे। आपको ये जो PYQ एज ए टेस्ट लेके चलना है। जैसे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आएगा, आपको स्क्रीन को पोस्ट करना है और फिर खुद से उसका आंसर देना है, ठीक है। और इस चैप्टर के ये चैप्टर जैसे आज कंप्लीट हो जाएगा, PYQ भी हो जाएंगे। फिर बस इसमें क्या रहेगा कि जैसे हर यूनिट के स्टार्टिंग में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया होता है और एक क्या होता है कि साइंटिस्ट को पढ़ना होता है, तो वो मैं आपको कभी भी पढ़ा दूंगी। जैसे ये यूनिट कंप्लीट होगी तो इसके लास्ट में या फिर बीच में कभी भी मैं पढ़ा दूंगी आपको, ठीक है। तो वैसे आज हमारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले मैं एक चैप्टर नंबर 8 जो आपके एनसीईआरटी में 11th क्लास के एनसीईआरटी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे अलग से, तो आप जाके वो देख सकते हो। स्पेशल मैं नीट के लिए पूरी एनसीईआरटी को रीड करवाई, उसमें पूरे एनसीईआरटी हमने मिलकर रीड किया, कॉन्सेप्ट को समझे, डायग्राम भी साथ साथ में समझे। तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो आप मेरे चैनल पर। और साथ में मैं यहाँ पे ना क्विज़ डालती हूँ। जो बच्चे अगर कोई क्विज़ वगैरह में अगर मैं डालती हूँ, जो पोस्ट करती हूँ, क्विज़ डालती हूँ, तो आप उनका आंसर दिया करो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, समरी पढ़ते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो, देखो क्या दिया हुआ है समरी में। सेल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड प्रोड्यूस एनर्जी अलॉन्ग विद सबस्टांसेस। ये हमने पढ़ा था कि सेल क्या करती है, यूटिलाइज करती है किसको, ऑक्सीजन को, और क्या करती है, एनर्जी बनाती है और कुछ सबस्टांस बनाती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विद इज हार्मफुल। हमें पता है कि जब ग्लूकोज के साथ में हमने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, ग्लूकोज को बंद करवाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, एनर्जी बनती है, ATP बनती है, और साथ में क्या बनता है, कुछ CO2 गैस बनती है। CO2 क्या होती है, हमारी हार्मफुल होती है, और जो ATP है उसका हम यूज़ कर लेते हैं हमारी बॉडी फंक्शन में। तो ये लिखा हुआ है सेल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म and produce energy along with these substances like carbon dioxide which is harmful. Animals have involved different mechanism for the transport of oxygen to the cells and for the removal of carbon dioxide from there. कि एनिमल्स ने क्या किया, बहुत सारी ऐसे मैकेनिज्म बना रखे जिससे क्या कर सके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को तो एंटर करवा सके और CO2 को क्या कर सके बॉडी से बाहर निकलवा सके। वी हैव ए वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके लिए हमारे पास में क्या एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। हमारे लंग्स है, हमारे पास में लंग्स के अंदर क्या ट्रेकियम है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्विलाई, ये सब कुछ उसमें क्या होता है, कंप्राइजिंग 2 लंग्स एंड एसोसिएटेड एयर पासिस टू परफॉर्म दिस फंक्शन। और एयर पासिस बाहर नेजल जो नॉस्ट्रिल है उनसे स्टार्ट होता है, फिर नेजल चैम्बर आता है, फेरिंग्स आता है, ट्रेकिया आता है। ऐसे पूरा हमारे पास एक नेजल हम बोल सकते हैं एक पूरा एयर पासिस और क्या है 2 लंग्स है, वो हमने डिटेल में पढ़ लिए, ठीक है। मैं फिर उसके बाद में द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इज ब्रीथिंग बाय विच एटमॉस्फेरिक इज टेकन इन इंस्पिरेशन एंड एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट एक्सपिरेशन। क्या करते हैं हम रेस्पिरेशन में, हमने रेस्पिरेशन के स्टेप देखे थे ना, तो उसमें फर्स्ट स्टेप ये था, ब्रीथिंग बोला था हमने उसको, या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन बोला था। उसमें हमने क्या किया था, एयर को इन होना, एयर का लंग्स के अंदर आना, उसे तो इंस्पिरेशन बोला था। और जो हमारी एल्वुलाई के अंदर एयर है उसका रिलीज आउट होना, बाहर जाना हमारे लंग्स, उसको हमने क्या बोला था, एक्सपिरेशन बोला था। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन डीऑक्सीजेटेड ब्लड एंड एल्वुलाई। फिर क्या होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का डीऑक्सीजेटेड ब्लड में और एल्वुलाई के बीच में। फिर क्या होती है, वो ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी के अंदर थ्रू द ब्लड। फिर ब्लड के ट्रांसपोर्ट होकर उसका एक्सचेंज होता है कहाँ पे, हमारे सेल्स में या फिर टिश्यू बोल दो। फिर सेल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ऑक्सीजेटेड ब्लड एंड टिश्यू एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल इज सेलुलर रेस्पिरेशन। 5 स्टेप हैं, ये पांचों के 5 स्टेप हमने एनसीईआरटी में पहले भी पढ़े। ये 5 स्टेप यहाँ पे वापस इन्होंने समरी में दे दिए। आर द अदर स्टेप्स इन्वॉल्व, ये अदर स्टेप्स हो गए इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इंस्पिरेशन कैसे होता है, देखो। Inspiration and expiration are carried out by creating pressure gradient between the atmosphere and the alveoli with the help of specialized muscles intercostal and diaphragm। ये हमने देखा था कि प्रेशर ग्रेडियंट हम या प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं हमारे इंस्पिरेशन के लिए। हमारे लंग्स का वो प्रेशर क्या होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए। इंस्पिरेशन करना हमें तो हमारे लंग्स का प्रेशर कम होना चाहिए, क्योंकि एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो इसमें हेल्प कौन सी मसल्स करती है, 2 मसल्स हेल्प ध्यान, एक इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल में भी कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और एक कौन सी आएगी, डायफ्राम आ जाएगी। वॉल्यूम्स ऑफ एयर इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर एंड आर ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। हम इनको किससे मेजर कर सकते हैं, जो वॉल्यूम हमारी इसमें इन्वॉल्व हो रही है उसको हम स्पायरोमीटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट द एल्वुलाई एंड टिश्यू अकर बाय डिफ्यूजन।
जो चेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, वो कौन सी मैकेनिज्म से होता है? हमारी बॉडी में डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन, PO2 एंड CO2 PCO2। हमने देखा था डिफ्यूजन मेनली किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर की ग्रेडियंट बोल दो या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल दो ऑक्सीजन और CO2 की। कुछ अदर फैक्टर भी है लाइक सॉल्युबिलिटी होगी गैस की और मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी, वो भी क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। देयर सॉल्युबिलिटी एज वेल एज थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन सर्फेस, ये भी क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। दीज फैक्टर्स इन आवर बॉडी फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द, जो हमने देखा था ग्रेडियंट कैसे बनता है ऑक्सीजन का, तो बनता है एल्वेलाई टू ब्लड और ब्लड टू टिश्यू, और CO2 के लिए कैसे बनते हैं? टिश्यू टू ब्लड हो गया, ब्लड टू एल्वेलाई हो गया, उल्टा होता है ना। ये देखो, अवर बॉडी फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वेलाई टू द डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड एज वेल एज फ्रॉम ऑक्सीजेनेटेड ब्लड टू द टिश्यू। द फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में टिश्यू टू ब्लड, ब्लड टू एल्वेलाई, फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी? ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सीमोग्लोबिन, कितना परसेंट? 97% हमने देखा था। 97% किसकी फॉर्म में जाता है? ऑक्सीमोग्लोबिन की फॉर्म में। इन द एल्वेलाई वेयर इज PO2 इज हायर, और ऑक्सीमोग्लोबिन कब बनेगा? एल्वेलाई में PO2 हाई होगा, O2 गेट्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन विच इज इजली डिसोशिएटेड एट द टिश्यू, और टिश्यू में क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा, जहाँ पे PO2 क्या होगा? लो होगा। और कुछ अदर फैक्टर लाइक PSO2 एंड H+ कंसंट्रेशन आर हाई, यहाँ पे टिश्यू में ये क्या होंगे? हाई होंगे। Nearly 70% of carbon dioxide is transported is bicarbonate with the help of the enzyme carbonic anhydrase। और ये एंजाइम हमें देखिए कहाँ पे ज़्यादा मिलता है? RBC के अंदर इसकी अमाउंट कहते हैं ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू प्लाज्मा। 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कौन सी फॉर्म में जाता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। In the tissue where PCO2 is high, it gets bound to blood. Where is in the alveoli PCO2 is low and PO2 is high, it get removed from the blood। ये मैं देखा था PCO2 टिश्यू में हाई होता है तो वहाँ पे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन जाता है, और एल्वेलाई के अंदर PCO2 का लो होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? डिसोसिएशन हो जाता है किसका? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का। और एल्वेलाई से हमारे लंग से एल्वेलाई से क्या होती है? CO2 बाहर रिमूव हो जाती है। रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर RRC में देखा था क्या होता है? मेडुला में होता है, रीजन ऑफ ब्रेन। ए न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे? तो पोन्स में होता है, इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। एंड कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव एरिया में एक तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में देखा था जो कहाँ पे? मेडुला में। एक हमने एरोटा पे देखा था, एओटा पे, और एक हमने देखा था कैरोटिड आर्टरी पे। कैन अल्टर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, और ये भी क्या कर सकते हैं? हमारे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को अल्टर कर सकते हैं। ये किसके लिए सेंसिटिव होता है? कीमोसेंसिटिव एरिया CO2 के लिए, और किसके लिए? H+ आयन की कंसंट्रेशन के लिए। PCO2 का इस पर कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये समरी, आई थिंक समरी में ऐसा कुछ भी अलग से नहीं है कि जो हमने पहले चैप्टर में नहीं पढ़ चुका। सारे कुछ समरी में वे लिखा हुआ है समराइज करके जो हमने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ लिया। तो आई होप आपको ये पूरी समरी समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है इस समरी में तो आप पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमें डिफाइन करना है वाइटल कैपेसिटी को। तो हमें पता है वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? IRV + TV + ERV क्या हो जाएगी? वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। और इसके डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं कि फोर्स अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर का वो मैक्सिमम अमाउंट जो हम फोर्स्ड इंस्पिरेशन करने के बाद में क्या कर सकते हैं? एक्सहेल कर सकते हैं। कि जब मैंने फोर्सफुली इंस्पिरेशन करी तो मैं कितनी एयर को बाहर निकाल सकती हूँ, एयर का वो मैक्सिमम अमाउंट। तो मैंने सबसे पहले फोर्सफुल इंस्पिरेशन की, तो सबसे पहले मैं अपने IRV को बाहर निकालूंगी, जो फोर्सफुल अंदर लिए उसे फोर्सफुल जो अंदर लिए एयर को वो बाहर निकालूंगी। फिर नॉर्मल एक्सपायरेशन को TV बाहर निकालूंगी, और फिर ERV एयर की वो अमाउंट जो मेरे लंग्स में क्या है, लंग्स से मैं बाहर फोर्सफुल निकाल सकती हूँ, वो भी निकालूंगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इंस्पिरेशन के लिए देखा, तो हम एक्सपायरेशन की देखते हैं। इसकी 2 डेफिनेशन थी हमने NCERT में देखी थी वाइटल कैपेसिटी की, और इसका ये हम इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं IRV + TV + CRV। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों की, हमारा जो लंग्स है हमने देखा तो उसकी टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है। इसके अंदर मैं RV और ऐड कर दूँ वाइटल कैपेसिटी में, जब मैंने RV ऐड कर दिया तो वो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी है। और हमें ये भी पता है कि बच्चों RV जो है वो वॉल्यूम, ऐसा वॉल्यूम है हमारे लंग्स का जिसे हम कभी भी बाहर निकाल ही नहीं सकते हमारे लंग्स से, इसको स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। तो वाइटल कैपेसिटी एक ऐसी कैपेसिटी है बच्चों जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम हमारे लंग्स के फंक्शन को मेजर कर सकते हैं कि हमारा लंग अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा। एक आप यहाँ पे EC मेजर करो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मेजर करो, तो उसमें आप ERV मेजर कर लोगे और TV को मेजर कर लोगे, IRV को मेजर नहीं कर सकते। बट वाइटल कैपेसिटी एक ऐसी कैपेसिटी है जिसके अंदर सभी वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो वॉल्यूम हमारे स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा होता है किसका? वाइटल कैपेसिटी का। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें, अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ भी ले। वैसे इसका क्वेश्चन आएगा नहीं नीट में, क्योंकि ये फिर थ्योरी वाला क्वेश्चन बन जाता है ना, बट मैंने बता दिया आपको। फिर देखो, स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद में जो हमारे लंग के अंदर कौन कौन सी वॉल्यूम बच गया। तो देखो नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद में
हमने क्या कर दिया, नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, तो क्या बच गया, एक तो बच गया आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम और एक क्या बच गया ईआरवी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आरवी प्लस ईआरवी। नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अकर इन द एल्वेलाई रीजन ओनली एंड नॉट इन द अदर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। वाई? क्योंकि एल्वेलाई के अंदर क्या होता है कि इतनी थिन मेम्ब्रेन होती है, वो ऐसा जो हमने वो बनाया ना मैकेनिज्म, एल्वेलाई के पास में हमें ब्लड कैपिलरी मिल जाएगी अच्छे से, एल्वेलाई की मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिक होती है, ऐसा सिस्टम, ऐसी जो मैकेनिज्म है, ऐसा जो ये सेटअप है वो हमें ट्रेकिया में या फिर ब्रोंकाई में, ब्रोंकियल्स में देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए जो हमारी एल्वेलाई है वही क्या है, मेन रीज़न है किसके लिए, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमें एक तो पास में ब्लड कैपिलरी मिल जाती है और जो एल्वेलाई की मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं हम, डिफ्यूजन कहाँ करते हैं, एल्वेलाई के अंदर करते हैं और किसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के और किसी पार्ट में नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ CO2? CO2 के लिए मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बाइकार्बोनेट 70% किसकी फॉर्म में होते हैं, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं 70%। एक्सप्लेन, ये हम एक्सप्लेन कर देंगे। What will be the PO2 and PCO2 in the atmospheric air compared to those in the alveoli air? अभी अच्छा क्वेश्चन है, एटमोस्फेरिक एयर को कंपेयर करना एल्वेलाई एयर से। सबसे पहले देखो एटमोस्फेयर एयर में था क्या, एटमोस्फेयर में PO2 और PCO2 कितना था, PO2 तो था 159 mm ऑफ HG और PCO2 था 0.3 mm ऑफ HG। वही मैं एल्वेलाई में बात करूँ PO2 और PCO2 की, एल्वेलाई के अंदर PO2 तो कितना था 104 mm ऑफ HG था और PCO2 कितना था 40 था। आप देख लो, एटमोस्फेरिक एयर कंपेयर टू दोज इन द एल्वेलाई एयर, एटमोस्फेरिक एयर में PO2 तो हाई है, तो PO2 तो हाई आएगा, लेसर नहीं आएगा, हाइयर आएगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये नहीं होगा। वहीं पे PCO2 क्या लो है, क्योंकि यहाँ पे 40 mm ऑफ HG, यहाँ पे 0.3 mm ऑफ HG है, तो PCO2 इज लेसर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, इसको तो कंपेयर ही करना है, हमें वो पूरा टेबल पता है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। इंस्पिरेशन कैसे होगा, इनिशिएट करेगा, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, फिर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और रिप्स नहीं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो एयर क्या कर जाएगी, अंदर मूव कर जाएगी। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस आप लिख सकते हो। हाउ इज रेस्पिरेशन रेगुलेटेड, रेस्पिरेशन रेगुलेशन के 3 मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया था, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे समझा सकते हो, कैसे भी हो तो थ्योरी ये उनके लिए हेल्पफुल है, जो बच्चे 11th का एग्जाम देंगे ना, जो बच्चे भी स्कूलिंग कर रहे होंगे उनके लिए वो ये चीज़ हेल्पफुल है, वो देख सकते हैं कैसे मैं इनका एक्सप्लेन करता हूँ। आप पूरा चार्ट बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हो गया, कीमोसेंसिटिव एरिया हो गया, और क्या था न्यूमोटैक्सिक सेंटर हो गया, इसको पूरा चार्ट से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। वट इज द इफेक्ट ऑफ PCO2 ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, PCO2 का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे क्या इफेक्ट है, हमने देखा था कि एल्वेलाई के अंदर में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम रखना है, जिससे क्या उसके ऑक्सीमोग्लोबिन बन सके, और वहीं पे हमें क्या करना है, टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा रखना है, जिससे क्या हो सकते हैं ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो सके, तो वो बात आपको यहाँ पे लिखनी है। वट हैपन्स टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन मेन गोइंग अप टू हिल, अप अ हिल, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्या होता है कि आप एक डिजीज़, वो आपके पहले इकोलॉजी वाले चैप्टर में आती थी, एक डिजीज़ होती है, आप बोल सकते हो डिजीज़ नहीं, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारी बॉडी ऐसे सफ़र करती है एक प्रॉब्लम से, जिसे बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस ये क्या होता है समझो, मान लो आप क्या चले गए, छुट्टियों का टाइम आया, वेकेशन साइड गर्मियों में आप चले गए उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर साइड, रोहतांग मनाली उधर वाली साइड चले गए अपनी गर्मियों की वेकेशंस को मनाने के लिए। तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे। ठीक है, आपको पता होगा, आपने एक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। मान लो एक तो आप यहाँ पे थे, मतलब हम बोल सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में थे, क्या बोलेंगे, मैदान वगैरह पे थे, घर पे थे अपने, मान लो आप कहीं पे भी रह रहे हो, राजस्थान में हो, कहीं पे भी हो। ठीक है, फिर आप क्या चले गए, ऐसे पहाड़ी एरिया में चले गए, अब आप यहाँ पे पहुँच गए। तो देखो जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है ρGH, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ा होगा ρGH। तो यहाँ पे तो हाइट इतनी थी बच्चों, और यहाँ पे मान लो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर से हाइट ये तो इतनी होगी, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर से हाइट इतनी होगी, तो एटमॉस्फेयर कम हुआ तो हमारा प्रेशर क्या कम हो गया, एटमॉस्फेयर कम हुआ तो प्रेशर कम हो गया, क्योंकि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, एटमॉस्फेयर की हाइट जो है। तो ऐसा ही होता है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, किसी पहाड़ वगैरह पे जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन को लेने में कमी, हम बोल सकते हैं कि क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, ऐसे वीकनेस हो जाती है, फटीक हो जाता है, सर दर्द करने लग जाता है,
ऐसे जी घबराने लग जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है हाई एल्टीट्यूड पे। और वो होता क्या है, क्योंकि बच्चों अभी प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है ना, हमारी ब्रीथिंग करने की जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे जाके क्या होता है कि हम खुद को एक्लेमेटाइज कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं, आरबीसी बढ़ा लेते हैं। तो आप ये देखोगे भी कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं ना, उनके गाल ऐसे गाल लाल लाल से होते हैं, तो वो ऐसे होता है क्योंकि उनमें आरबीसी का अमाउंट के ज़्यादा, तो उनमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये वो कंडीशन लिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो क्या रेस्पिरेटरी सेंटर में क्या चेंजेस आएंगे, हमारा जो आरबीसी है वो बढ़ जाएगा, हमारा जो आरबीसी है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन फटाफट से क्या होगा कि हमारी बॉडी में डिलीवर होगा, ठीक है। व्हाट इज द साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन द इंसेक्ट। इंसेक्ट में हमने देखा था ट्रेकियल सिस्टम, पढ़ा था ना हमें ट्रेकियल सिस्टम, तो वो लिखना है ट्यूब्यूल का क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, ट्रेकियल सिस्टम होता है। डिफाइन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कैन यू सजेस्ट एनी रीजन फॉर इट्स सिग्मोइडल पैटर्न। सिग्मोइडल पैटर्न का एनी रीजन हम दे सकते हैं कि इसका डिसोसिएशन कर्व हम डिफाइन कर सकते हैं कि परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एमएम ऑफ एचजी में, उसमें हमें क्या करना है, कर्व को ड्रॉ करना और सिग्मोइड करवाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कम है, वैसे वैसे जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, स्टार्टिंग में पार्शियल प्रेशर कम है तो कर्व क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन में, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो कर्व ने ज़्यादा क्या किया, इसे एकदम से ये भी रेज हो गया। बट जैसे ही क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं बट एक क्या हो जाता है, प्लेटू आ जाता है, एक ऐसे हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन आ जाती है, जिससे क्या होता है कि आगे नहीं बढ़ पाता हमारा कर्व। क्यों नहीं बढ़ पाता बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के जो सारे मॉलिक्यूल है वो सैचुरेट हो जाते हैं, हमारे पास और हीमोग्लोबिन ही नहीं है कि हम ऑक्सीजन को अटैच कर सके। इसलिए क्या होता है कि हमें जो कर्व मिलता है वो कैसा मिलता है, सिग्मोइडल कर्व मिलता है, ठीक है। हैव यू हियर्ड अबाउट हाइपोक्सिया, ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। देखो हाइपोक्सिया क्या होती है, ये अच्छा क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया होता है बच्चों, इसका आप बोल सकते हो व्हेन, हाइपोक्सिया का मतलब है व्हेन बॉडी पार्ट डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। जब हमारे बॉडी पार्ट को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश करना किस किस के बीच में, आईआरवी और ईआरवी आप कर सकते हो। आईआरवी तो क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी तो सॉरी 2500 से 3000 होगी, इसकी डेफिनेशन लिख देना आप वो तो, और ईआरवी कितनी होती है, 1000 से 1100 ml होती है, इसकी डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम में आईआरवी को ऐड कर देंगे, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम में ईआरवी को ऐड कर देंगे। वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, और वहीं पर टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है, जो वाइटल कैपेसिटी है उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो साथ में। व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या है, ठीक है बच्चों, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीथ आउट करते हैं ना एयर का, नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम चाहे एक्सपायर करे चाहे इंस्पायर करे, वो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है, और इसका अमाउंट कितना होता है, 500 ml होता है। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, फाइंड आउट टाइडल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम फॉर ए हेल्थी ह्यूमन इन एन आर। ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 घंटे में बताना हमें। अगर आपको पता तो हमें 6000 से 8000 मिलीलीटर पड़ा था 1 मिनट में। अब 1 घंटे में निकालें तो 6000 को क्या कर दूँ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और 8000 को भी क्या कर दूँ, 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये पर आर आ जाएगा इतना 40, और यहाँ पे भी 40 ml में, ठीक है। और ये क्या पर आर है, देखो यहाँ पे 3640, यहाँ पे 4840 ml पर आर, ठीक है, ये पर आर में आ गया। और कैसे किया है हमने, हमें 1 मिनट का पता है, हमें पता है 1 मिनट में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो हमने इसको कर दिया 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 आवर का आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं जो 11th का क्या देंगे, रिटन एग्जाम देंगे, 11th क्लास में है, अभी स्कूलिंग कर रहे हैं या फिर फाउंडेशन कर रहे हैं, जो अपना रिटन एग्जाम देंगे उनके लिए। और नीट में कोई हाइपोक्सिया पे क्वेश्चन पूछ ले, अगर टाइडल वॉल्यूम आर में पूछ ले, और एक क्वेश्चन हमें जो ये किया था, ये डायरेक्ट आपके पेपर में ऐसे ही उठा के आ सकते हैं। इसमें तो कोई एग्जामिनर कोई क्वेश्चन में मैं बोल सकती हूँ कुछ चेंज भी ना करे, डायरेक्ट एनसीईआरटी का ऐसे क्वेश्चन ही उठा ले पूरा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में आ सकते हैं। और ये स्टेटमेंट उठ कैसे आ सकती है, ये वाली सेकंड वाली, कि वॉल्यूम क्या बोलेंगे रिमेनिंग आफ्टर, जब हमने एक्सपायर कर दिया नॉर्मल ब्रीथिंग में, तो उससे क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ईआरवी बच गया, और क्या बच गया, आरवी बच गया, एफआरसी, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है कुछ जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम में सीधे की सीधे उठ के आ सकते हैं, कोई भी चेंजेस ना हो। अब आगे हम देखेंगे हमारे पीवाईक्यू, ठीक है। मैं पीवाईक्यू स्टार्ट कर रही हूँ, आपको क्या करना है, स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आए उसको पोस्ट करना है, फिर खुद से उसका आंसर देना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों।
फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या बोल रहा है? वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, कि लंग की जो वाइटल कैपेसिटी है वो क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, नीट 2023 का क्वेश्चन है ये। खुद से आंसर करोगे, इस वीडियो को पॉज करोगे और खुद से आंसर करोगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अभी हमने देखा था मैम वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? IRV प्लस TV प्लस ERV। ये देखा था हमने, IRV प्लस TV प्लस ERV क्या होती है मैम? वाइटल कैपेसिटी होती है। तो देख लो, IRV प्लस ERV नो मैम, IRV प्लस ERV प्लस TV माइनस RV नो मैम, ये नहीं, ये तो टोटल लंग कैपेसिटी बन गया। ये जो सी ऑप्शन है ये तो क्या बन गया? टोटल लंग कैपेसिटी। और ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और डेफिनेशन में बता चुकी हूँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुली इंस्पिरेशन, सॉरी आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन, अमाउंट मतलब एयर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमंस बींग्स एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। नीट 2022 का क्वेश्चन है कि कितना ml ब्लड क्या कहता है? डिलीवर करता है अंडर एज 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हमें देखा था 5 ml, ये डाटा हमें देखा था एनसीईआरटी में। और 4 ml क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 को क्या करता है? कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंडर एज 100 ml ब्लड कितना, एज 100 ml डीऑक्सीजनेटेड कितना ब्लड देता है? CO2 वाला कितना? 4 ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें पहले जूम आउट कर देती हूँ मैं। ये देखो, एक तो ये 2025 का क्वेश्चन है, नीट 2025 का। चाहे तो हम इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें 3-4 चैप्टर के डिजीज को इकट्ठा किया हुआ है। एक बार हम देख लेते हैं, फिर जैसे जैसे चैप्टर आगे हमारे होंगे वैसे वैसे क्या करेंगे, हम इसको वापस से देख लेंगे। एम्फाइसीमा तो हमने देखा था क्या होता है कि जब हमारी हम सिगरेट वगैरह स्मोकिंग वगैरह करते हैं कि जो तो एलुलाई की जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, ये देखा था हमने। तो देखो, डैमेज एल्वेओलर वॉल व्हेन डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है मैम। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? ये आप हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे। इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें क्या होता है? चेस्ट में पेन होता है, ठीक है। तो देखो, एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इन रीचिंग टू हार्ट मसल्स, ठीक है मैम। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, देखो आइटिस वर्ड बायो में कहीं भी लग जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। आपको ध्यान रखना है, आइटिस वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। तो देखो, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। और टिटेनी में क्या होता है? इसमें क्या होता है? कैल्शियम का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। रैपिड स्पाज्म इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड। देखो ऑप्शन मैच को, ए का सेकंड, बी का थर्ड। तो ए का सेकंड इसमें तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ए का सेकंड, बी का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम और भी आगे भी देखेंगे क्योंकि इसमें 2-3 चैप्टर के, 2 नहीं 4 चैप्टर के क्या कर सकते हैं इन्होंने, ये जो है ना मैच द कॉलम दिया तो 4 चैप्टर की डिजीज़ ले रखी है। ये हमने अभी पढ़ ली डिजीज़, ये आएगी आपकी हार्ट वाले चैप्टर में, ये आएगी आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और ये आएगी आपके मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में। तो सभी चैप्टर की डिजीज़ लेकिन उन्होंने क्या किया? मैच द कॉलम बनाया। नीट 2025 का क्वेश्चन है, पिछले साल ये क्वेश्चन क्या किया है आपकी नीट में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। आप वीडियो को पोस्ट करोगे, खुद से इसका आंसर दोगे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? मैच करना है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो भी मैच होगा क्योंकि ये इधर वाले से पढ़ने से, लिस्ट ए को पढ़ने से क्वेश्चन सोल्व होगा, लिस्ट सेकंड को पढ़ने से क्वेश्चन सोल्व होगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ERV, टाइडल वॉल्यूम यानी TV, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करते तो क्या बनता है? वाइटल कैपेसिटी बनती है, तो भी देखी थी। तो फर्स्ट का आएगा C। टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी TV प्लस ERV को मैच करने से क्या बनता है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनती है, तो सेकंड का आएगा A। टाइडल वॉल्यूम में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोड़ूंगी मैं, टाइडल वॉल्यूम में जब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोड़ूंगी तो क्या बनेगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनेगी, थर्ड का आएगा D। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जब रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ूंगी मैं तो क्या बनेगा मैम? ये बनेगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो फोर्थ का आएगा B, ठीक है। तो ये लिस्ट सेकंड को पढ़ने से सोल्व होगा, लिस्ट फर्स्ट को पढ़ने से नहीं। तो देखते हैं, मतलब A का है सेकंड और B का है फोर्थ, A का सेकंड, B का फोर्थ। ए का सेकंड इसमें ये नहीं होगा, ए का सेकंड इसमें है, इसमें नहीं है। ए का सेकंड, बी का, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी का सेकंड और बी का सेकंड आ रहा है, और सॉरी ए का सेकंड आ रहा है और क्या रहा है? ए का सेकंड और बी का फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए का सेकंड, ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है।
इसमें बस सब मैच कर रहे थे, डेफिनेशन पता है आपको या फिर पता है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है, वो हम मैच कर लेंगे, हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो असेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, A person goes to high altitude and experience altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitation। ये देखो अभी हमने ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन किया था ना, वहीं से ये एग्जामिनर ने क्या क्या नीट में क्वेश्चन बनाया है। डायरेक्ट तो ये ब्रीथिंग वाले चैप्टर में दिया नहीं हुआ, बट पीछे एक्सरसाइज में उन्होंने देखा है कि जैसे ही कोई बंदा हाई एल्टीट्यूड पे जाता है वेकेशन बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला रोहतांग दर्रा वहाँ पे जम्मू कश्मीर चला गया, तो उसे एल्टीट्यूड सिकनेस फील होती है, ठीक है मैम। उसमें लाइक ब्रीथिंग में बताया था, फटीग हो जाता है, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, थकान हो जाती है, ऐसे सर दर्द लग जाता है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है मैम। रीजन क्या बोला, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। यही मैंने बताया था कि मान लो एक बंदा यहाँ पे और एक पहाड़ों पे चला गया, तो एटमॉस्फेयर से यहाँ पे तो हाइट इतनी ज़्यादा है और यहाँ पे हाइट के कम है, और हमने फॉर्मूला देखा था प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो जैसे ही पहाड़ों पे गया तो हाइट कम हुई तो प्रेशर भी कम हो गया, तो लो प्रेशर की वजह से, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होता है कि बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। कुछ टाइम के बाद में बॉडी यहाँ पे एक्लेमेटाइज्ड हो जाती है, क्या करती है अपनी आरबीसी के नंबर को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि आरबीसी बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड कर पाएगा, ठीक है। तो ये सेशन भी सही, रीजन भी सही है। अब देखो रीजन है या नहीं इसका, तो हम बिकॉज ला के चेक करेंगे। A person goes to high altitude and experience altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitations because due to low atmospheric pressure at high altitude the body does not get sufficient oxygen। yes, because जाने से हमें इसका रीज़न मिल रहा है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे हमें एल्टीट्यूड सिकनेस होता किसकी वजह से है, क्योंकि मैम हमें वहाँ पे प्रेशर लो होने की वजह से सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो रीज़न है इसका। तो A and R true and R is the correct explanation of A, ऐसा ऑप्शन ढूंढो। देखो A is false, no, both A and R true and R is the correct explanation of A, ऑप्शन नंबर B is right answer। आई होप आपको समझ में आएगा। यूनिट 21 का क्वेश्चन है और ये कहाँ से लिए, एग्जामिनर ने एक्सरसाइज से उठाई ये क्वेश्चन, अभी मैंने आपको एक्सरसाइज सोल्व करी थी, आपने देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द एल्वेओलाई। हमने देखे थे, क्या देखा था, हाई PCO2 होना चाहिए, खुद से लिख लो, हाई PCO2 होना चाहिए, और उसके बाद में चाहे PCO2 ना PO2 ऑक्सीमोग्लोबिन है, तो ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन हाई होना चाहिए, उसके बाद PCO2 हो गया, H+ कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर है, ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ये तीनों कम होनी चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। कौन, PO2 हाई होना चाहिए। तो देख लो, हाई PO2 एंड हाई PCO2, नो, PCO2 तो लो होना चाहिए, हाई PO2 एंड लेजर H+ कंसंट्रेशन, यस मैम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे देखिए, लो PCO2 एंड लेजर H+ कंसंट्रेशन, ठीक है मैम, ये भी हो सकता है कि PCO2 भी लो होना चाहिए, H+ कंसंट्रेशन भी लो होना चाहिए, बट हमने क्या देखा था कि फेवरेबल कंडीशन में मेन इफेक्ट कौन डालता है, PO2 डालता है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन ही है, ये बेस्ट है, तो इसको हम इसको मार्क करेंगे, थर्ड को नहीं मार्क करेंगे। थर्ड भी सही है कहीं ना कहीं अपनी जगह पे कि फेवरेबल कंडीशन है ये, बट ये अदर फैक्टर में आएगा। जब हमें मेन फैक्टर मतलब ऑक्सीजन वाला मेन फैक्टर दिया हुआ है, तो ये बेटर ऑप्शन है किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में। लो PCO2 एंड हाई टेम्परेचर, नो मैम टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा मैंने बी को कंसीडर क्यों किया, सी को क्यों नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, सेशन रीजन वाला, इसको भी थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं। नीट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सेशन और रीजन देखो। During the transportation of gases, about 20 to 25% of CO2 is carried out by कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। यस मैम, 20 से 25% CO2 किसकी फॉर्म में जाती है, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जाती है। यह सेशन तो सही है, रीजन क्या दिया देखो, द बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई PCO2 एंड लो PO2 इन द टिश्यू, ठीक है मैम। टिश्यू में क्या होगा, PCO2 हाई होगी और PCO2 हाई होगी, PO2 लो का, तभी तो क्या बनेगा, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा। और एल्वेओलाई में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, PCO2 लो जाती है और PO2 हाई हो जाता है, तो वहाँ पे होता है कि वो टूट जाता है। तो मुझे तो रीजन भी सही लग रहा है। अब देखो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, अब देखते पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बिकॉज दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई PCO2 एंड लो PO2 इन द टिश्यू। यस मैम, इसका रीजन भी है, ये बाइंडिंग हो क्यों पाती है, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बन क्यों पाता है, 20-25% हम ट्रांसपोर्ट कर क्यों पाते हैं, क्योंकि टिश्यू में क्या होता है, PCO2 हाई होता है, PO2 लो होता है। तो A and R true and R is the correct explanation of A। देखो, both A and R true and R is the correct explanation of A, C is the right answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2023 का क्वेश्चन है, नीट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हमें क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है स्टेप को, रेस्पिरेशन के 5 स्टेप देखे थे हमने। सबसे पहले क्या होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा या ब्रीथिंग होगा, उसके बाद एल्वेओलाई के अंदर क्या होगा, CO2 और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा, फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड के थ्रू, फिर ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा, और फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा कौन, हमारा सेल्स। तो देखो ये 5 स्टेप हमने पढ़े थे, तो थोड़ा छोटा कर दी हूँ मैं, आई होप आपको विजिबल हो जाएगा।
इतना छोटा बहुत है। देखो सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन वाला देखो ऑप्शन नंबर डी आएगा, सबसे पहले डी होगा। उसके बाद में क्या होगा, डी हो गया पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेलाई एयर इज रिलीज आउट, ठीक है मैम। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 ये तो लास्ट में आएगा, ट्रांसपोर्ट ये बाद में आएगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू बाद में होगा। देखो फिर ए बच गया, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ऑक्सीजन CO2 अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन, फिर एल्वेलाई की जो मेम्ब्रेन है उसके डिफ्यूजन हो जाएगा उसके अक्रॉस, फिर क्या होगा ट्रांसपोर्ट होगा, फिर उसके बाद में सी आएगा, ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होगा डिफ्यूजन होगा, तो ऑप्शन बी आएगा। उसके बाद में क्या करेगी हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, ऑप्शन नंबर बी। तो DACBE DACBE ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में स्टेप दिए हुए वहीं से उठाया क्वेश्चन है। नीर किसका क्वेश्चन है, देखो द पार्शियल प्रेशर इन mm ऑफ Hg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेलाई। अब देखो इस उस टेबल से क्वेश्चन है, एल्वेलाई के अंदर हमने देखा था PO2 का पार्शियल प्रेशर और PCO2 कितना होता है, थोड़ी देर पहले हमने ऐसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था उसमें भी देखा था। एल्वेलाई के अंदर PO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 104 और वहीं PCO2 होता है 40 और इस सारा डाटा किसमें mm ऑफ Hg में है, तो 104 और PCO2 में ये रहा 40, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आ रही हो क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पहले कर लिए हैं। ये देखो भी नीट 2024 का क्वेश्चन है, नीट 2024 का क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। देखो एक तरफ है रेजिडुअल वॉल्यूम, अब ये भी लिस्ट फर्स्ट से सोल्व होगा, लिस्ट सेकंड से सोल्व होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप दूसरी साइड से सोल्व किया करो, लिस्ट फर्स्ट को ना पढ़ो, लिस्ट सेकंड को पढ़ो। देखो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, वॉल्यूम है मैक्सिमम एयर का जिसको हम ब्रीथ इन कर सकते हैं फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद में। तो फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को ब्रीथ इन करना क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। ये डेफिनेशन मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बताई थी। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन के द्वारा जो हम एक्सपायर और एक्सपायर करते हैं उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ये आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, जबरदस्ती एयर को बाहर निकालने के बाद में भी लंग में जो एयर के अमाउंट बच जाती है उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में बच्चा कितनी कोई भी वॉल्यूम को एक्सपायर कर सकता है उसको क्या आएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो ए का आ जाएगा बी और सेकंड का आ जाएगा डी, ए का बी सेकंड का डी, ए का बी नहीं ऐसे कैसे बोलती है मैंने, मतलब क्या है ऐसे मैच करो। फर्स्ट का तो है थर्ड, ए का थर्ड है और बी का क्या है फर्स्ट है, ए का थर्ड बी का फर्स्ट, ए का थर्ड बी का फर्स्ट, ये एक ऑप्शन है ए का थर्ड बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2024 का क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। देखो सेम क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है, एक क्वेश्चन ऐसा उन्होंने 2023 में पूछ लिया, आई थिंक 2023 में ही था ना वो स्टेप वाला क्वेश्चन, नहीं हाँ 2023 में ही है, 2023 में पूछा वो क्वेश्चन ही वापस से क्या करें एग्जामिनर 2024 में पूछ रहे हैं। देखो आपके सामने है। तो अभी हमने देखा था सबसे पहले क्या करेंगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन करेंगे या फिर ब्रीथिंग करेंगे, तो ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद में क्या होगा, एल्वेलाई की मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन ए आ जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू बाद में, ट्रांसपोर्ट गैसेज बाय ब्लड ट्रांसपोर्ट हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया एयर का, सॉरी ब्लड और टिश्यू के बीच में बी आ गया। उसके बाद में क्या होगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा EACBD, 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 EACBD ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने नीट 2022 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी VC के बारे में क्या पूछे हमसे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, सही को मार्क करना है। इट इंक्लूड ERV, TV एंड IRV, ठीक है मैम, ERV, TV और IRV को इंक्लूड करते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, अगर आपने ध्यान से मेरे दोनों डेफिनेशन को सुना हो ना तो मैंने इसमें कहीं पे नॉर्मल वर्ड तो यूज़ ही नहीं किया। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रेथ आउट आफ्टर फोर्सफुली इंस्पिरेशन। इसमें हमेशा फोर्सफुल वर्ड आएगा तभी तो हम तीनों वॉल्यूम को कंसीडर कर पाएंगे, ठीक है। नॉर्मल वर्ड तो इसकी डेफिनेशन में कहीं पे आता नहीं, तो आप इसको देख के भी गलत कर सकते हैं। आपको डेफिनेशन भी याद नहीं है ना, तो आप एक कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, हाँ ये सही है। फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद में एयर का वो मैक्सिमम अमाउंट जो पर्सन क्या कर सकता है, ब्रीथ इन कर सकता है, अपने लंग्स के अंदर ले सकता है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रेथ आउट आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन, सॉरी फोर्सफुली इंस्पिरेशन है, ये भी स्टेटमेंट सही है कि फोर्सफुली एयर को अंदर लेने के बाद में अमाउंट मतलब एयर का वो मैक्सिमम अमाउंट जो एक पर्सन क्या कर सकता है बाहर निकाल सकता है। दोनों में फोर्सफुली वर्ड आ रहा है, तो देखो कौन कौन से सही है, छोटा कर रही हूँ मैं। हमारा एक तो ए सही है, एक सी सही है और एक ई सही है, और ये बीच में डी वाला ऑप्शन तो मैंने छोड़ ही दिया। डी वाला ऑप्शन क्या है, इट इंक्लूड्स RV तो आएगा नहीं, वाइटल कैपेसिटी में RV नहीं आता तो ये गलत हो गया। ACE
देखो ACE ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस अगर एनसीईआरटी से पढ़ी तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2022 का क्वेश्चन है, पढ़ो। वट ऑफ द फॉलोइंग नोट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम है? 4 काम देखे थे। एक तो एयर को एल्वेलाई तक लेके आना, एक एयर को ह्यूमिडिफाई करना, एक एयर का टेम्परेचर सेट करना बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और एक फॉरेन पार्टिकल से रिमूव करना। इनहेल्ड एयर ह्यूमिडिफाई, ठीक है, ह्यूमिफाई करेगा। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट आउट टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर तक लेके आएगा। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। नहीं मैम, ये तो काम नहीं, ये तो एक्सचेंज पार्ट का काम है ना, ये तो एक्सचेंज पार्ट करेगा या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट करेगा, ये काम नहीं है। तो नोट पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, इट क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉर पार्टिकल। यस मैम, फॉरेन पार्टिकल से क्या करेगा? इसे क्लियर करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, नीट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, जब उसे AIPMT बोलते थे। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के रेस्पिरेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वर्कर इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। यस मैम, यही सही लग रहा है मुझे। तो जो लास्ट वाला ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर पढ़ा था ना हमने इस चैप्टर में, वो यही डिसऑर्डर तो था कि जो जहाँ पे स्टोन को पीसा जाता है, जो ग्राइंडिंग इंडस्ट्री होती है, उनमें क्या होता है कि वर्कर क्या करते हैं, सफ़र करते हैं लंग फाइब्रोसिस से। अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज। नो मैम, ये तो 20 से 25% होता है, 90% नहीं होता। सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फ्लामेशन नहीं होता, जो एल्वेलाई की वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। इन्फ्लामेशन तो उसमें अस्थमा में होता है, ये भी नहीं होगा। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। नो मैम, इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज कर देता है, जिससे क्या हो कि ये हमारी जो इंस्पिरेशन है वो फास्ट हो। देखो कितना नॉर्मल सा इन्होंने क्या किया है, वो चेंज किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 90% लिख दिया, तो 90% नहीं होता, 20-25% होता है। और सिगरेट स्मोकिंग से इन्फ्लामेशन होता है, जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। और न्यूरल सिग्नल जो पोन्स से आता है न्यूरोटैक्सिक सेंटर से, वो क्या करता है, जो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन होता है उसे डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, ये 2018 का क्वेश्चन, नीट 2018 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट रिप्रेजेंट लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसीमा। एक तो मैं पता है अस्थमा में क्या होता है, एम्फाइसीमा में क्या होता है, अभी देखा था। अस्थमा में तो क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। वहीं एम्फाइसीमा में क्या होता है, एम्फाइसीमा में वॉल डैमेज हो जाती है, एल्वेलाई की जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है। देखो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। यस, वॉल डैमेज होगी तो रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर लग रहा है मुझे। तो इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स, नहीं, अस्थमा में कोई नंबर ब्रोंक्यूल का इंक्रीज नहीं होता, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, नो। डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। देखो डी वाला ऑप्शन दिया तो सही है, मतलब वैसे तो गलत है। पहले हमें अस्थमा के लिए देखना है, फिर हमें क्या देखना है, एम्फाइसीमा के लिए देखना है। बट इन्होंने क्या कर दिया, पहले तो दे दिया एम्फाइसीमा के लिए, फिर दे दिया अस्थमा के लिए। तो जो बच्चा इसको करके आएगा वो गलत होगा, क्योंकि पहले जो डिजीज है वो अस्थमा है, उसके बाद में एम्फाइसीमा। और एम्फाइसीमा के लिए मैं दवाई कौन सी देखी थी, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ये भी ध्यान रखनी है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन हम उस पर पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2016 का क्वेश्चन है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स इज। एल्वेलाई के अंदर, लंग की जो एल्वेलाई है उसके अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो कैसे होता है, इक्वल होता है ब्लड के, ज़्यादा होता है ब्लड से, लेस होता है, या फिर लेस देन एट कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हमने क्या देखा था, एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई के अंदर होता है 104 mm ऑफ Hg। वहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके अंदर था 95, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था, 40 था। ठीक है, तो चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, एल्वेलाई का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन से, ब्लड के कंपैरिजन में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया मैच द कॉलम वाला। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें वो वैल्यू पता होनी चाहिए। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है, तो 500 से 550 ml एक ऑप्शन हो गया। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 से 3000। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1000 से 1100 ml, और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से 1200 ml। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी डाटा दिया हुआ है। ए का आएगा थर्ड और बी का आएगा फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। ऑप्शन देखो, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। ए का थर्ड इसमें है, इसमें ये नहीं है, बी का फर्स्ट इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2016 का क्वेश्चन है। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से कौन सा डिसऑर्डर होता है, अभी देखा था एम्फाइसीमा सी। और अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है किसकी, ब्रोंक्यूल और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये 2008 का क्वेश्चन है, PMT 2008 का क्वेश्चन। व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग? लंग की वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? VC क्या होती है? IRV प्लस TB प्लस ERV। अब देख लो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या बोल रहा है? IRV प्लस ERV। तो इसने TB को तो ऐड किया ही नहीं, ये नहीं होगा। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, यस। टोटल लंग कैपेसिटी में से जब हम रेजिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? IRV प्लस TB प्लस ERV प्लस RV। अभी ये टोटल लंग कैपेसिटी है, उसमें से RV को माइनस कर दिया, एक प्लस में एक माइनस में एक कट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? वाइटल कैपेसिटी बचेगा हमें। हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV प्लस TB, अब इन्होंने इसमें ERV को ऐड नहीं किया। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को माइनस नहीं करना, रेजिडुअल वॉल्यूम को माइनस करना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब 2008 में आया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का क्वेश्चन है। Tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete in 500 ml and 100 ml respectively. What will be the expiratory capacity of the residual volume is 1200 ml. अब हमें पता होना चाहिए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है कि मैम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है टाइडल वॉल्यूम में, जब हम ERV को ऐड करते हैं तो वो बनता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम कितना दिया? 500, और ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना दिया? 1000, तो कितना बन गया? 1500 ml। तो उसकी 1500 ml उसकी जो हम बोल सकते हैं 1500 ml 1500 ml जो बंदा है उसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी है? जो कोई एथलीट है 1500 ml। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें ये 1200 ml क्यों दिया? बच्चों ये आपको दिया कंफ्यूज करने के लिए। रेजिडुअल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसी में कहीं पे भी रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। क्या पढ़ा था? टाइडल वॉल्यूम में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करना था। टाइडल वॉल्यूम एग्जामिनर दिए इसलिए कि बच्चा कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं सोचे कि इसको भी ऐड करना, माइनस करना, कुछ ना कुछ तो करे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2017 का क्वेश्चन है। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सैक्स। वो एयर फील्ड सैक क्या होती है? एल्वेलाई। ठीक है, द एल्वेलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ, जब हम जबरदस्ती एयर को बाहर निकालते हैं हमारे लंग्स से, तो भी क्या होता है कि जो हमारी एल्वेलाई है, जो हमारे लंग्स के अंदर एयरफुल सैक है, एयरफील्ड, वो पिचकते नहीं, वो कोलैप्स नहीं करते। क्यों मैम? क्योंकि उनमें क्या बचाता है मैम? रेजिडुअल वॉल्यूम बचाते हैं, इसलिए तो हमने रेजिडुअल वॉल्यूम को लंग्स के अंदर रखा है। इसकी होती कितनी अमाउंट? 1100 से 1200 ml। ठीक है, कि हमारे लंग्स कोलैप्स ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2017 एम्स 2017 क्वेश्चन है। पहले एम्स का पेपर अलग होता था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, देखो कैसा क्वेश्चन आया है। CO पॉइजनिंग कॉजेज दैट डिक्रीज इन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू द टिश्यू बिकॉज, देखो CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बोला था कि हमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ध्यान रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ध्यान रखना है CO2 के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। और ये बहुत पॉइजनस होता है, ये बहुत जहरीला होता है। आपने कई बार सुना होगा कि सर्दियों के टाइम में क्या ऐसे न्यूज़ आती है अखबार में कि मतलब कोई मान लो 2 बच्चे हैं, वो रूम बंद करके अंदर कमरे के अंदर अंगीठी जला के सो गए, उनकी मौत हो गई। अंगीठी जला के सो गए तो प्रॉपर ऑक्सीजन इन्होंने रूम को बंद कर लिया, तो वहाँ पे क्या हुआ? CO बन गया। जब मतलब प्रॉपर बर्निंग नहीं होती है ना, तो CO2 की जगह CO बन जाता है, और CO ने क्या कर लिया? हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लिया। बहुत पॉइजनस होता है, बहुत जहरीला होता है। और ये क्या बना लिया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, जिसकी वजह से क्या होती है? उनकी डेथ हो जाती है। तो यही बोल रहा है ये एग्जामिनर की। और CO क्या करता है? ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देता हीमोग्लोबिन के साथ में। इट बाइंड्स द हीमोग्लोबिन एंड टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ये बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नहीं 2020 का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम में क्या होता है? कॉन्टैक्ट ऑफ डायफ्राम, यस मैम। इनिशिएट करेगा ये। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यस मैम। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, नो मैम। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल होता है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, जिससे क्या होगी? एयर अंदर आ जाएगी, क्योंकि एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, नो मैम, ये भी गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एम्स 2007 का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग द ऑर्डर इन इंक्रीज वॉल्यूम। अब देखो हमें इनका पता होना चाहिए अमाउंट, फिर हम इनको इन ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है मैम, ये ml में होगा। रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml मैम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैम 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000 ml। अब बच गया मैम वाइटल कैपेसिटी। देखो वाइटल कैपेसिटी में 3 चीज़ को ऐड करना है। वाइटल कैपेसिटी वैसे भी ज़्यादा हो, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटी हमेशा वॉल्यूम को जोड़ने से बनती है। अगर हम देखें वाइटल कैपेसिटी में TB को ऐड करना है, ERV को ऐड करना है और IRV को ऐड करना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे समझाऊँ। IRV, TB और ERV को क्या करना है? ऐड करना है। अब देखो IRV कितनी होती है? 2500 से 3000, 2500 से 3000,
वहीं पे जो हमारी टीवी वो कितनी थी 500 से 550 मान लो। वहीं पे हमारी जो ERV होती है 1000 से 1100। अब इनको ऐड कर दो, देखो 0 5 6 और 4, 0 0 0 और 2 3 4, 4 से इतनी आ गई 4650 तक, 4 से 4650, यानी वाइटल कैपेसिटी कितनी गई 4 से 4650 तक। तो सबसे ज़्यादा तो पता वाइटल कैप, अगर इनको ऐड करके नहीं दिखा था पेपर में, मैंने तो आपको सोल्व करके दिखाया, क्योंकि हम यहाँ पे पेपर सोल्व नहीं कर रहे हैं। आपको खुद को दिमाग लगाना था कि वाइटल कैपेसिटी में तो मैम बहुत सारी वॉल्यूम ऐड हो रही, तो सबसे ज़्यादा वाइटल कैपेसिटी ही होगी, तो डी वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा है, ये दोनों गलत है। फिर क्या आएगा, इंस्पायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम आएगी, सी आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अगर पेपर में आ गया तो। देखो नीट 2020 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में कैसा स्टेटमेंट होना है, रॉन्ग स्टेटमेंट होना है। हाइयर H+ कंसंट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन, यही रॉन्ग लग रहा है। H+ कंसंट्रेशन ऑक्सीमोग्लोबिन बनने के लिए हाई नहीं होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। लो PuCO2 इन एल्वेलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन, यस मैम, हमें देखा था PO2 हाई होना चाहिए, और बाकी चाहे PCO2 है, चाहे H+ की कंसंट्रेशन है, चाहे टेम्परेचर है, वो सारे कैसे होने चाहिए, लो होने चाहिए। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेन रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, यस मैम, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मेन इफेक्ट डालता है, ये तीनों तो इंटरफेयर करते हैं, ये तो सेकेंडरी कोज है, मेन कोज तो कौन है, प्राइमरी कोज तो कौन है, PO2 है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग, यस इंटरफेयर तो करेगा ये भी, बट मेनली कौन करेगा, इफेक्ट PO2 करेगा, बट ये इंटरफेयर तो करेंगे। हमसे रॉन्ग पूछे तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही होगा, यहाँ पे हाई ना के लेस आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2014 का क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। CO2 जो है 70% किसकी फॉर्म में जाता है, बाइकार्बोनेटाइन की फॉर्म में जाता है, एस बाइकार्बोनेटाइन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, RBC के साथ बाइंड करके तो 20 से 25% जाता है हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन जाता है, और एस कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, तो यही बात होगी, RBC के साथ बाइंड कर ले 20 से 25%, और 7% जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में जाता है प्लाज्मा के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2012 का एम्स का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग स्वेल्विंग ऑफ फूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रिवेंट द एंट्रिंग ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। हमने देखा था ग्लोटिस जो हमारे वॉइस बॉक्स की ओपनिंग है उसके ऊपर क्या लगाता है, एपिग्लोटिस लगाता है ढक्कन, जो क्या करता है कि फूड को जाने से रोकता है। और ये किससे मिलकर होता है, इलास्टिन कार्टिलेज से, आपके एनसीईआरटी मेंशन भी है, कौन सी कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज है, तो कार्टिलेजिनस फ्लैप है। वाल्व नहीं है, सेमिलर बात तो हम हर्ट में पढ़ेंगे। सर्कुलर मस्कुलर फ्लैप नहीं है, नो मैम। सर्कुलर स्फिंक्टर नहीं है, नो मैम। ये कैसा फ्लैप है, कार्टिलेज से बना हुआ फ्लैप है, और कार्टिलेज भी कौन सी, इलास्टिन कार्टिलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2016 एम्स का क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज रेगुलेटेड बाय, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वो किससे रेगुलेट होता है, डिक्रीज डिफरेंस बिटवीन सोबिलिटी ऑफ गैसेस, नो मैम। कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट मेंडुला ऑब्लिगेटा फॉर PCO2 एंड pH, यस मैम। H+ कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं pH से मेंटेन होगी, तो जो कीमोसेंसिटिव एरिया है जो CO2 और pH के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है, वो क्या कहता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को एक्टिव कर देता है। अगर इनकी अमाउंट बढ़ेगी तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कहेंगे कि हमारी जो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म उसे अल्टर करो, बॉडी से इनको बाहर निकालो। ठीक है, डाइसिफ्लोन हमने पढ़ाई था, पोन्स पढ़ा था, मेडुला ऑब्लिगेटा पढ़ा था। वॉल ऑफ लंग्स, लंग्स में प्रेजेंट नहीं होता कीमोसेंसिटिव एरिया, एक तो मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर ही होता है, और एक एयोटा पे होता है, और एक कहाँ पे होता है, कैरोटिड आर्टरी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, रीड करो क्वेश्चन वर्क है। ये क्वेश्चन 2013 में आया क्वेश्चन, नीट 2013 में। द फिगर शोज डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल A, B, C and D. Select the option which gives correct identification and main function to own her characteristics. हमें क्या करना है, फंक्शन को देखना है और उनकी मार्किंग देखनी है क्या है। देखो A ट्रेकिया है, A ट्रेकिया है, B क्या वॉल है लंग्स की, C क्या एल्वेलाई है, और D क्या डायफ्राम है। डायफ्राम की स्पेलिंग क्या होती है, अब मैच कर लो। D लोअर एंड ऑफ लंग्स नहीं, लंग्स नहीं है, D तो डायफ्राम, ये गलत दे दिया इन्होंने, ये गलत हो गया। A ट्रेकिया ठीक है। लॉन्ग ट्यूब स्पॉटेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस लिंग, कंप्लीट नहीं होती बच्चों, मैंने बताया भी था कैसे होती है, इनकम्प्लीट होती है, शी शेप की होती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। A ट्रेकिया है ठीक है, A ट्रेकिया है, बट इन्होंने इसका जो काम है, जो फंक्शन है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो गलत दे दिया। C प्लूरल मेम्ब्रेन ठीक है, वॉल बोल दो या प्लूरल मेम्ब्रेन, ये वॉल तो नहीं बोल सकते हम, इसे प्लूरल मेम्ब्रेन मार्क किया तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन से लिखा है एनसीईआरटी ने। सराउंडिंग रिब्स नहीं बच्चों, ये रिब्स को सराउंडिंग करती है, किसको सराउंड करती है, लंग्स को सराउंड करती है, तो ये गलत हो गया। C एल्वेलाई ठीक है, देखो C एल्वेलाई है, यस मैम C एल्वेलाई है, C
सी एल्वेलाई थिन बोल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस मैम। एल्वेलाई के अंदर तो मेन एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज पार्ट एल्वेलाई और एल्वेलाई की डक्टी तो बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन आपके नीट में, 2010 में है। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देती हूँ फिर पढ़ना, फिर हम देखेंगे। लिस्टेड बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ए एंड डी एंड 4 जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट। देखो वॉल्यूम्स दिया, कैपेसिटी दिया, इनको क्या करना है, जम्बल करके दिया हुआ है, इनको क्या करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैचिंग ऑफ 2 कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम और कैपेसिटी की मैचिंग से ढूंढनी है। देखो जम्बल करके दिया हुआ है, तो इस जम्बल को पहले सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है, तो ए का ये आना चाहिए 1200 ml। वाइटल कैपेसिटी में आपको बता 4 जैसे 4650 अभी हमने सोल्व की थी, तो 4500 ml उसके बीच में आ जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व 2500 से 3 तो 2500 ml आ गया, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया ये। अब आपको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बताऊँ तो कैसे होती है, आईसी क्या होता है, टीवी प्लस आईआरवी होता है। नेक्स्ट पेज पे बता दी जैसे वाइटल कैपेसिटी को बताया था, तो टीवी और आईआरवी को ऐड करना है, ठीक है। तो टीवी कितना होता है 500 से 550 मान लो, और आईआरवी कितना है 500 से 550, और आईआरवी होता है 2500 से 3000, 2500 से 3000। इनको ऐड कर दो, 0 5 5 3, और ये क्या 0 0 0 और 1 कैरी, तो 3000 से 3550, 3000 से 3550 तक। ये देखो 3000 से 3550 तक, हाँ तो 3500 दिए हुए 3550, ठीक है, एक ही बात होगी, ठीक है। मैच कर लिया अब इनको, अब इनको यहाँ पे मैच करना है। ए का क्या आएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम 4500 ml, नहीं ए का इन्होंने बोल दिया 4500 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम 4500 ml नहीं होता। बी का इन्होंने बोल दिया 2500 ml, वाइटल कैपेसिटी 2500 ml नहीं होगी। सी का उन्होंने बोल दिया 1200 ml, सी यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml नहीं होगा। और देखो डी का 3500 ml, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500 ml, देखो सही मार्क किया, ठीक है। और फिर बच गया ए का रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, यस, तो आ गया ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझे कैसे करना है। पहले इनको मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, तब थोड़ा सा उसको जंबल फॉर्म में दे दिया, थोड़ा सा उससे डिफरेंट बना दिया। मैच द कॉलम करने के बाद में रेजिडुअल वॉल्यूम ए का बोला ही 4500 ml, तो ए का 4500 ml है नहीं, तो बी को चेक नहीं करना, ये होगा ही नहीं। इन्होंने बोल दिया बी का 2500, बी 2500 है, वाइटल कैपेसिटी 4500 ml, ये नहीं होगा। सी है इंस्पायरेटरी वॉल्यूम जो बोले 500 ml, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के 2011 में क्वेश्चन है, AIPMT 2011। बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज। देखो बल्क का मतलब हो गया मैक्सिमम अमाउंट में। मैक्सिमम अमाउंट में पता है कि जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन सी फॉर्म में जाता है मैम, बाई कार्बन टाइम के फॉर्म में जाता है, बाई कार्बन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC, ठीक है। बल्क में पूछा ना, कार्बन हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 20 से 25% जाता है, ठीक है, 25% हो गया। फिर CO2 में ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व कितना जाता है, ब्लड प्लाज्मा में जाता है 70% कार्बन नहीं है, तो ऑप्शन गलत है, 70% नहीं, उल्टा लिख दिया इन्होंने, नहीं यहाँ पे 30% मिलेगा, 25% आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2011 का क्वेश्चन है। 2 फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन एन डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग while swallowing some food, the coughing would have been due to improper movement of। ऐसा क्वेश्चन हमने एम्स में भी देखा था कि कोई 2 फ्रेंड है डाइनिंग टेबल बैठ के खाना खा रहे हैं, मतलब अचानक से कोई कफिंग स्टार्ट हो गई, क्यों, क्योंकि जो हमारा वॉइस बॉक्स है लैरिंग्स, उसकी जो ओपनिंग होती है ग्लोटिस, और उसके ऊपर क्या ढक्कन होता है एपिग्लोटिस, तो कहीं ना कहीं एपिग्लोटिस ने ढंग से अपना काम नहीं किया, तो हमारे वॉइस बॉक्स के अंदर खाना चला गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें खांसी आना स्टार्ट हो जाती है कि हम वॉइस बॉक्स से खाने को बाहर वापस निकाल लें। तो एपिग्लोटिस ने इम्प्रॉपर फंक्शन किए, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो कफिंग है वो स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन RBC। ह्यूमन RBC के बारे में क्या सही है। दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल। नहीं, CO2 तो कैरी करते हैं वो 20-25% कार्बन हीमोग्लोबिन बना के। दे कैरी अबाउट 20-25% ऑफ CO2। यस मैम, कार्बन हीमोग्लोबिन बना के करते हैं। डे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ, नहीं 97% होता है, 99.5% नहीं होता। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन। नहीं, 80% ऑक्सीजन नहीं होता, 97% ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे सारे हुए कंप्लीट। तो थैंक यू आपका कि आपने इस क्लास को देखा, और अपना फेस ऐसे रखना हमेशा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। और अराउंड मेरे अकॉर्डिंग 33 क्वेश्चन थे, 33 या 35 थे, इतने क्वेश्चन थे PPT में। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको अपने आंसर बताने, मतलब आपको कमेंट करके बताना आपका स्कोर कितना रहा। मैंने बोला था आपको जैसे क्वेश्चन आपको वीडियो को पोस्ट करने खुद से आंसर देना, तो आप बताना कि कमेंट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने आप अटेम्प्ट कर पाए और कितना स्कोर आपका, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।